इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, यानी सेल के बारे में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर सेल होता क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, सेल आखिर बना किस चीज़ का होता है और कैसे हम लोग सेल के बारे में जान सकते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में, और लास्ट में हम लोग जानेंगे सेल डिवीज़न के बारे में भी। इसमें इस चैप्टर में इस वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होगा। तो मैं आशा करूँगा कि ये सारे एक्टिविटीज़ आप खुद से परफॉर्म करो और जो रिज़ल्ट आता है वो भी आप खुद से देखो और उसको समझो। ठीक है, इसी आशा के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल होता ये है 1665 में एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने एक कॉर्क को देखा। कॉर्क यानी कि वो जो पेड़ का छल्ला होता है ना, जो बार्क जिसको बोलते हैं, उसी को कॉर्क बोलता है। ठीक है, वो उन्होंने देखा तो उनको देखने के बाद ये लगा कि ये एक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का है जिसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है। अब कंपार्टमेंट जब आप जेल जाओगे तो कंपार्टमेंट बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे एक रूम है, दूसरा रूम है, तीसरा रूम है, सारे में कैदी हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले एक रूम, दो रूम, तीन रूम को जो कंपार्टमेंट बनता है उसको सेल बोला जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने इसीलिए इसका नाम, इस बॉक्स का नाम सेल रख दिया। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एक छोटा सा रूम। जैसे कि जेल में मिलता है कैदियों को एक छोटा सा रूम मिलता है, उसी को सेल बोलते हैं। या फिर हॉस्टल में जो बच्चों को मिलता है, लड़कों को मिलता है, जो स्टूडेंट्स को मिलता है, उसको बोलते हैं सेल, यानी कि एक स्मॉल रूम। ठीक है, एक लिटिल रूम। तो अब ये तो डिस्कवरी हो गया भाई साहब सेल का। ठीक है, अब सेल इतना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जिस भी चीज़ से, तो उसका बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो सेल होता है। जैसे कोई भी मैटर बनता है या मैटर का कोई भी पार्टिकल है तो उसका फंडामेंटल चीज़ क्या है? एटम है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 3 में पढ़ा। उसी प्रकार से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसका बेसिक चीज़ होता है सेल। तो दरअसल रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में पहली बार ऐसा कुछ देखा था जो आज तक किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने नहीं देखा था। तो इसीलिए उस चीज़ का नाम उन्होंने सेल रखा और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया हमारे बायोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पहली बार था कि जो किसी साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था या सेल के बारे में जाना था या दुनिया को बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है। पहले तो हम लोग ऐसे ही जान गए ना कि वो सेल का बना हुआ है, बट अभी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करके समझते हैं कि आखिर वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक छोटा सा ऑनियन बल्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक पेयर ऑफ फोर्सेप्स लेना पड़ेगा जिससे कि आप उसका स्किन को छील सको। जैसे ही आप ऑनियन का स्किन का छीलोगे उसको बगल में रख दो। ठीक है, और उस ऑनियन को एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल दो, यानी कि एक ऐसा वॉच ग्लास में डालो जिसमें पानी हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑनियन का पील है या छिलका है वो जल्दी से सूखेगा नहीं और उसका जो भी कंपार्टमेंट्स है वो जल्दी जल्दी बंद नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा। उसके बाद एक ग्लास स्लाइड ले लो। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप सेटअप बना लो। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है। ऐसा ही एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप बोलो टीचर को बनाने के लिए, और उसमें आप ऑनियन पील को आप उसको देखो अच्छे से कि क्या होता है। तो जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो, ये छोटा छोटा जो पार्ट है ये एक बॉक्स टाइप का है ना, ये बॉक्स टाइप का है, तो इसी का नाम है सेल। अब जो बीच वाला पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, उसका नाम है न्यूक्लियस। तो यही है असल में सेल, और ऑनियन में भी एक सेल होता है, इंसानों में भी सेल होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे में सेल होता है। अब आप देखोगे कि जो सेल था, यानी कि इस डब्बे में भी जो सेल था वो अलग अलग साइज का है। कोई ये देखो बड़ा है ना, ये देखो आप छोटा है कह सकते हो, ये बड़ा है, या फिर जो ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ अलग टाइप का है, ये कुछ अलग टाइप का। तो सेल का हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो अलग अलग है देखने में। इसका मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा। चूँकि उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा बट वो देखने में तो सिमिलर लग रहा है ना, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, बट सारे देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं।
ठीक है, ये ऐसा बॉक्स बन रहा है, एक ऐसा बॉक्स, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो बात तो सही है, बट सब देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है। और सारा मिल के क्या बनाया, ऑनियन बल्ब बनाया, यानी कि सब सेल मिल करके एक ऑनियन पिल बना रहा है या एक ऑनियन बल्ब बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जैसे देखो बिल्ड कर करके एक कोई ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, अगर कोई दीवार है तो दीवार में क्या होता है ना कि बहुत सारा ईंटा रहता है। ठीक है, ये बहुत सारा ईंटा है, ब्लॉक है। अब ये ईंटा का ब्लॉक मिल मिल के एक दीवार बनाता है। उसी प्रकार सेल सब मिल के एक्यूमुलेट हो करके एक दीवार को, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल है, उसको हम लोग जैसे पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले क्लासेस के चैप्टर में, कि उसको हम लोग सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है या बहुत सारा सेल है जो कि सिंगल रहता है और वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप एमीबा ले लो, उसके बाद आप क्लैमिडोमोनास ले लो, ठीक है, पैरामीशियम ले लो, बैक्टीरिया ले लो, ये सब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें बस एक ही सेल है और एक ही सेल से यह पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। दूसरी तरफ बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा सेल होता है। तो एक से ज़्यादा सेल जैसे ही हुआ तो उसको बोलेंगे मल्टी यानी कि मैनी बहुत सारा सेल मिल करके वो ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इंसान हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके साथ में फंक्शन करके किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होता है उनका सेल भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंसान के अंदर बहुत अलग अलग किस्म का सेल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, स्मूथ मसल सेल हो गया, ये देखो ब्लड सेल है, ये देखो नर्व सेल है, ये देखो ओवम है, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखो बोन है, ये स्पर्म सेल है, ये फैट सेल है। ठीक है, तो इस प्रकार का अलग अलग सेल भी इंसान के बॉडी में देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अलग अलग सेल बहुत सारे जानवर में होगा। बिल्कुल होगा, बहुत सारे जानवर में इस प्रकार का अलग अलग सेल होगा, बहुत सारे प्लांट में अलग अलग सेल्स होगा। ठीक है, तो एक सेल हर जैसा नहीं होता। जैसे कि कोई मकान में, कोई बिल्डिंग में, हर जितना भी आपका पत्थर है, जितना भी आपका ईंटा है, वो सारा एक जैसा नहीं होता है। कोई कोई ईंटा छोटा, कोई कोई ईंटा बड़ा होता है ना। तो उसी प्रकार से सेल का भी है, किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा। लेकिन जो शेप और साइज होगा वो उसके कौन सा वो फंक्शन काम करता है उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो यहाँ से छोटा सा बट एक लॉजिक है, ऐसा कुछ साइंटिफिक इसका बेसिक्स नहीं है, बट मैं लॉजिकल बता रहा हूँ कि फैट सेल जो है वो मोटा दिख रहा है। ठीक है, अब जिस आदमी के पास बहुत सारा फैट सेल हो गया वो मोटा हो गया, क्योंकि ये मोटा खुद ही दिख रहा है। ठीक है, नर्व सेल क्या करता है, ये आपका इन्फॉर्मेशंस को पास ऑन करता है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा ऐसा एक रास्ता बना दिया गया है। तो ये नर्व सेल का इसलिए वो ऐसा लंबा टाइप का है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन पास करना है। कुछ सेल जैसे कि एमीबा जो है वो अपना शेप को चेंज करते रहता है। ठीक है, अब सारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको भी अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि इंसानों को अपना बेसिक परफॉर्म करना होता है, अपना बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म करना है, जैसे खाना है, सोना है, नहाना है। ठीक है, और जो भी है उसी प्रकार से सेल को भी अपना बेसिक फंक्शन जो है वो कैरी ऑन करना होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब ये सारे बेसिक ये सारे बेसिक फंक्शंस सेल कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंसान में, यहाँ पर अभी देखो, इंसान में बहुत सारा सेल है, सारे सेल का अलग अलग काम है। एग्जांपल के तौर पे ये ब्लड सेल है, इसका काम होता है ब्लड को इधर उधर कैरी करना। ये नर्व सेल है, इसका काम है इन्फॉर्मेशन इधर उधर देना। ये फैट सेल है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये बोन सेल है, ये स्पर्म सेल है, ये फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम में जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सेल का अलग अलग काम होता है। तो उसी प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, उसमें जो काम है, जो लेबर है, वो डिवाइड कर दिया गया है और सेल अपने लिए अलग अलग लेबर्स लेके रखते हैं। यहाँ तक कि इंसान का अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग काम करता है। एग्जांपल के तौर पे ब्रेन जो है वो सोचता है, हाथ जो है वो बहुत सारे काम करता है, आँख देखता है। उसी प्रकार से सेल का भी अलग अलग काम होता है। तो ये तो बात हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारा सेल हो। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हो, जिसमें एक सेल हो, उसका क्या। तो जो
ऑर्गेनिज्म जिसमें बस एक सेल होता है उसमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसमें भी अलग अलग पार्ट, उस सेल का अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है। यानी कि उस सेल का सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि कोई सेल का एक ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेल होगा जो कि सेल के लिए नया मटेरियल बनाएगा, कोई उसका वेस्ट मटेरियल क्लियर कर देगा, ठीक है, और इसी प्रकार से अलग अलग काम करता है। कोई फूड को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो लीव कर पाते हैं, वो जीवन अपना बिता सकते हैं और सारा फंक्शंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलता है। ये सेल ऑर्गेनिजम्स टुगेदर साथ में मिलके एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है सेल, ठीक है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे सेल ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होता है, चाहे उसका कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स होता ही होता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स होगा तो उसमें फंक्शंस भी उसका बट जाएगा और सेल भी अपना फंक्शन सही से कर पाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि सेल आखिर बना हुआ है किस चीज़ का, ठीक है, और किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि अलग अलग उसका पार्ट्स क्या होता है, वो हम लोगों को जानना है। अभी जस्ट हम लोग जाने कि हर सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि बहुत सारा पार्ट होता है एक सेल में, ठीक है, और 3 फीचर्स यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा हर सेल में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर वाला सेल हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर वाला सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो। हर एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटी सेल के अंदर होता है और जितना भी इंटरेक्शन सेल का होता है इन्वायरमेंट के साथ, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें साइटोप्लाज्म है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। ये देखो, जैसे कि हमारा बॉडी है, मान लो ये ब्लड है बहुत सारा, ठीक है, ये सेल है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, नहीं हुआ सही से, फिर से देखते हैं। ये देखो, ये अपना सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये अपना ब्लड है, ये अपना ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो सर्कल वाला परत है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका मेन काम क्या है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बाहर वाले पार्ट से, बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का इसका मेन काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बताता है कि कौन सा चीज़ अंदर आएगा, कौन सा चीज़ बाहर जाएगा, ठीक है। वो या तो उसको रोक लेगा, अलाउ करेगा, या परमिट करेगा एंट्री और एग्जिट, ठीक है, ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करता है। यानी कि तरह से आप समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल का गेटकीपर है। वो क्या करता है, वो लोगों को आने जाने में रोकता है, जिसको भी जाना दे मतलब एंट्री एग्जिट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसलिए उसको हम लोग SPM यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सेलेक्ट करके एंट्री कराता है या एग्जिट कराता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये सेल था, ये सारा उसका ब्लड था, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर कैसे आएगा और सब्सटेंस सेल से बाहर कैसे जाएगा। तो जो सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, वो सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल के अंदर और बाहर कर सकता है। इसको करने का एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। ये होता क्या है दरअसल, देखो यहाँ पे अगर सेल है, इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है, यानी कि इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट में जो भी प्रेशर है, ठीक है, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि अगर इसमें हाई कंसंट्रेशन हो गया, इसका जो कंसंट्रेशन है मटेरियल्स का वो ज़्यादा हो गया,
और बाहर वाले पार्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, मटेरियल बाहर से अंदर से बाहर जाएगा, हाई टू लो, यानी कि अंदर में ज़्यादा था तो अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफ्यूजन से वो चीज़ें बाहर निकल गई, एग्जिट कर गया। उसी प्रकार से अगर किसी सेल में सब, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा CO2 जिसको सेलुलर वेस्ट भी बोलते हैं, और उसको हम लोग को सेल से बाहर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया और उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, यानी कि सेल का बाहर का जो इन्वायरमेंट था उसमें अगर कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, हाई से लो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल से वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। अब अगर हम लोगों को ऑक्सीजन अंदर करना है तो जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर ऑक्सीजन का वो कम होगा, और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो इसलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से कोई भी चीज़ें अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं सेल में। ठीक है, वाटर भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है, तो वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी सेम इसी प्रकार से मतलब अंदर और बाहर करने का प्रयास करता है, और बाहर और अंदर इन्फेक्ट करता भी है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि SPM के थ्रू बाहर या अंदर होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है भाई, इसमें दरअसल ये होता है कि हाई रीजन, हाई कंसंट्रेशन, मतलब जिस एरिया में वाटर कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ मान लो कम है, ठीक है, और यहाँ पर सेमी परिबल मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर हाई है कंसंट्रेशन, यहाँ कम है कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, हाई टू लो अगेन। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें बाहर चली जाएंगी और चीज़ें अंदर चली जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ, एक होता है RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारा कैंट वगैरह में लगता है ना, तो उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब उसमें क्या करता है, जो लो कंसंट्रेशन है लो से लेके हाई की ओर जाता है, यानी कि उल्टा, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम लोगों के लिए बताया जा रहा है कि, यानी कि आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक शुगर का सॉल्यूशन ले लो या सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो पानी में, और उसके बीच में एक एनिमल सेल या प्लांट सेल रख दो, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ हो सकता है। पहला ये है कि जो मान लो ये पूरा पानी है, बकेट का पानी है, ठीक है, ये हमारा सेल है, बहुत बड़ा सेल है, बट मान लेते हैं अभी। अब मान लो कि सेल के आसपास में जो एरिया सराउंडिंग कर रहा है, ठीक है, जो सराउंडिंग एरिया है उसमें पानी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और जो सेल के अंदर का पानी है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत कम है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो क्या होगा, हाई टू लो होगा, यानी कि बाहर वाला चीज़ें जो है वो सेल के अंदर चली जाएंगी, तो सेल जो है वो क्या करेगा, वाटर को गेन कर लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इससे क्या होगा, सेल फूल जाएगा, या क्योंकि सेल में बहुत सारा पानी घुस जाएगा इसलिए। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये हमारा बकेट है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा सेल है। मान लो इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर कम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम है, तो फिर क्या होगा, ये अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले जो सॉल्यूशन होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सेल का जो साइज़ था वो छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो लॉस कर दिया। अब दूसरा और तीसरा आता है, तीसरा में क्या होगा, ये सेल है, ये कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, इसका भी, सेल का भी और इसका भी, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो गया, वाटर कंसंट्रेशन या मीडियम में जो भी कंसंट्रेशन है। अब इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहला था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, मीडियम का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए सेल के अंदर सारा वाटर या सॉल्यूशन घुस गया, सेल जो है वो फूल गया। ठीक है, दूसरा आ गया कि जैसे होता है ना कि बहुत बहुत खा खा के आदमी फूल जाता है, तो उसी प्रकार सेल पानी खा के, वो सॉल्यूशन खा के वो फूल गया। दूसरा है कि सॉल्यूशन जो है, जिस मीडियम ऑफ सॉल्यूशन में सेल घुसा हुआ है उसमें सेल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सॉल्यूशन का, और जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। इस सिचुएशन में सेल से बाहर चला जाएगा पानी या सॉल्यूशन जो भी है। ठीक है, तो
ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, और इसमें सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मोटा आदमी बहुत सारा अपना फैट्स को श्रेड कर देगा तो क्या होगा, उसका पतला हो जाएगा, उसी प्रकार सेल जो है वो पतला हो जाएगा। और तीसरा है जिसमें कि सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाए, वाटर कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाए। इस सिचुएशन में क्या होगा कि ना तो सेल के बाहर जाएगा पानी, ना सेल के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब नेट बता रहे, नेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल जिस साइज का था उसी साइज का रहेगा। अब एक छोटा सा एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो घर में। इसमें क्या करो, सूखा हुआ किशमिश, ठीक है, एक पानी में रख दो और उसको या तो रात में रखो, सुबह में निकाल लो। ठीक है, देखना अब क्या होगा, किशमिश में किशमिश जो है फूल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पानी जो है किशमिश के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा एक्टिविटी आप कर सकते हो। अब यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी कि ऐसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जिसमें बस एक सेल होगा और बहुत सारे और मैक्सिमम प्लांट सेल जो है उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू अगर करेंगे तो क्या होगा, उसका वो फूल जाएगा। जैसे हमारा किशमिश था, किशमिश हमारा फूल गया। ठीक है, इसलिए ये क्या कहा जा सकता है कि डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे सेल में, अभी हम लोगों ने देखा CO2 और ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन या फिर पानी वाटर जो है वो आदान प्रदान किया जा सकता है, इस तरफ से उस तरफ जाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये कुछ चीज़ों का बना होता है, क्या क्या, तो लिपिड और प्रोटीन्स का। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। किसी भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, उसको फूड मतलब सेल को फूड लेने में भी हेल्प कर देता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि एमीबा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है इसलिए वो फूड ले पाता है और एमीबा का जो सेल है वो अपना लाइफ प्रोसेस पूरा कर पाता है। अब ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन फूड को अंदर करता है बाहर वाले इन्वायरमेंट से, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इंडोटाइसोसिस। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि CO2 और वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल कैसे मूव करता है, डिस्कस बताओ आप। ठीक, कमेंट में बताओ, बहुत मेहनत से बताएं भाई साहब, प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो समझ में आया, कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्यों कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये नहीं भी बता पाओ तो हम समझेंगे कि आप एवरेज बच्चे हो, अगर बता लो तो समझेंगे कि चलो ठीक है, सोच समझ के पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, बहुत आसान है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जानते हैं। दूसरा है हमारा सेल वॉल, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द सेल में दूसरा आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं मिलता है, बस वो प्लांट सेल में मिलता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक और रिजिड आउटर कवरिंग होता है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। जैसे कि प्लांट सेल अगर ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेल वॉल कौन सा होगा, सेल वॉल होगा ये जो है वो सेल वॉल होगा। ठीक है, और याद रखना ये सेल वॉल होगा और ये जो है प्लांट सेल में ही होता है, बस एनिमल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जैसे मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर रहता है। प्लांट सेल वॉल में जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं वो मेनली सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये क्या करता है, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। इसलिए देखो आप, प्लांट जो है एक जैसा ही रहते हैं हमेशा और वो काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो प्लांट को मिलता है इस सेलुलोज से। अब जब भी प्लांट सेल ऑस्मोसिस से अपना वाटर लूज़ कर देता है तो क्या होता है, वो सेल वॉल सिकुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये जो फेनोमेनन है कि जब वो ऑस्मोसिस से, जब प्लांट सेल अपना वाटर ऑस्मोसिस से लूज़ करता है तो सेल वॉल जो है वो सिकुड़ जाता है और इस प्रकार सेल भी सिकुड़ जाता है। इस फेनोमेनन को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब सेल वॉल एक और काम करता है, वो क्या करता है कि प्लांट के सेल को फंजाई और बैक्टीरिया के सेल को बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जिस सॉल्यूशन में
इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। तो इससे क्या होगा, सेल में सारा पानी घुस जाएगा, है ना। तो इससे बचाने का काम करता है सेल वॉल। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है उसका, सेल वॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो रहेगा तो वो फट जाएगा। अगर सेल वॉल नहीं रहा तो वो फट जाएगा। तो सेल वॉल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑस्मोसिस से सेल के अंदर सारा पानी घुस जाएगा, सेल के अंदर सारा पानी घुस जाएगा, सेल फूल जाएगा तो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा तो सेल फट जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेल वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल और फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स में। अब हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक जो कि है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हम लोगों ने देखा था सेंटर में रहता था, ठीक है। अब हम लोग याद है हम लोग का पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था ऑनियन पील वाला। हम लोग ऑनियन पील देख रहे थे, उसमें देखे थे हम लोग बहुत सारा सेल के बारे में। अब उस ऑनियन पील में आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही डालोगे तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। होता दरअसल ये है कि ऑनियन पील पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ रीजन जो है वो डार्कर दिखेगा, बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा, और कुछ कुछ रीजन जो है वो कम डार्क दिखेगा। आयोडीन सॉल्यूशन अगर नहीं डालने का मन है तो कुछ और सॉल्यूशन डाल दो, जैसे कि मिथालीन ब्लू सॉल्यूशन डाल दो या सेफरिन सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन डाल के आप देख सकते हो। तो इन एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर्ड कवरिंग एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है, यानी कि इसमें छेद होता है। वो छेद क्या करता है, न्यूक्लियस के बाहर, देखो एक तो हमारा था ये सेल, सेल के बाहर और अंदर। अब आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर, सेल में ही, ठीक है। सेल में ही न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग टाइप का कंसंट्रेशन होता है ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया और सेल के अंदर वाला एरिया, यानी कि ये पार्ट, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है। न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया और सेल के अंदर वाला एरिया, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर के ऊपर में रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर के ऊपर में क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो ये न्यूक्लियस है, मान लो ये हमारा सेल है, ये इसके ऊपर में कवरिंग रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें रहता है छेद, यानी कि पोर्स। इस पोर्स से क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को, न्यूक्लियस के अंदर जाने देता है और न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में जाने देता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स रहता है। क्रोमोसोम्स इसका इमेज क्रोमोसोम्स रेड रॉड शेप का होता है। ये देखो शायद क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से जो डीएनए होता है, ठीक है, उसी से जो डीएनए है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उससे आपको आपके जो पापा हैं, जो मम्मी है, उसकी जीन्स समझ में आता है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के बने होते हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है इंफॉर्मेशन रखता है जो नेसेसरी होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, यानी कि हमारा जो जीन्स होता है उसका सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है, ठीक है। अगर कोई सेल जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें जो डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल्स के रूप में मौजूद होगा। क्रोमेटिन मटेरियल ऐसा हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हैं, हेलिक्स मॉडल्स तो यहाँ नहीं बन सकता, हेलिक्स मॉडल के रूप में इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होगा तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसी में क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड होता है नई नई सेल्स में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस ही डिवाइड बताता है कि कैसे सेल जो है वो डेवलप करेगा और कैसे वो बाद में बड़ा होकर किस प्रकार का वो बनेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल डेवलप करेगा, डिवाइड होगा, तभी ना कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही गंदे तरीके से डिफाइन होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। हमारे वाले सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और वो जो अपना बैक्टीरिया वाला सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखो अगर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं फट से भी, ये देखो इस फोटो में हम लोग जान सकते हैं पहले ये वाला जो रीजन है,
ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया पूरा, ये ग्रीन वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये जो दीवार टाइप का आदमी है, ये जो खड़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम्स यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पर क्रोमोसोम्स होता है रॉड शेप में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलेगा। अब जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि कुछ कुछ जैसे एमीबा वगैरह हो गया, उसमें सॉरी बैक्टीरिया हो गया, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स, जिसमें कि उसका न्यूक्लियस अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं होता है, और जिसमें अच्छी तरीके से डिफाइन होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट में मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद नहीं होता है, बल्कि यूकैरियोट्स में होता है। जैसे ये देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियोइड्स है, लेकिन न्यूक्लियस का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे दिखाया गया, हरे वाला रीजन, ये वाला जो हरा वाला रीजन है वो साइटोप्लाज्म है, पूरा जो हरा हरा रीजन दिख रहा है ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट रखता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है वो आपका साइटोप्लाज्म रखा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में ऐसे हमने बताया कि उसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफाइन होता है। तो उसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में बहुत सारा पार्ट होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। प्रोकैरियोटिक जो है वो इससे छोटा होता है, कुछ इसका ये माप है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में अच्छी तरीके से डिफाइन होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है और यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा, जैसे हमारा सेल हो गया। और जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने पहले न्यूक्लियस के बारे में जान ही लिया, सेल वॉल के बारे में जान ही लिया। अब जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक के बारे में। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। ये देखो आप, यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, ठीक है। ये एक तरह से नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ये ट्यूब या ऑरेंज राउंड ये देखने में लगता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही देखने में लगता है। ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता है। इन राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो करके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें फैट मॉलिक्यूल्स बनता है, लिपिड्स बनता है, फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड बनता है, जो कि सेल का फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोटीन बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ये जो लिपिड बना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ अलग प्रोटीन्स और लिपिड जो है वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस में, मैंने किस तरह वो दिखता है उसमें वेरी करता है, लेकिन उसका काम जो है वो वही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है कि वो साइटोप्लाज्म में जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं उसको वो जितने भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको वो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि साइटोप्लाज्म में अलग अलग जो पार्ट्स हैं और न्यूक्लियस, इसमें वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के तहत भी काम करता है, जिसमें वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए अपना एरिया देता है, उस पर वो काम होता है सेल में। ठीक है। अब मान लो कोई जहर खा लिया तो उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को। अब दूसरा आता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलियो गोल्गी ने बताया था। गोल्गी अपैरेटस में एक सिस्टम होता है जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखो आप गोल्गी अपैरेटस, ये है आपका गोल्गी अपैरेटस, ऐसे पैरेलल है सारा। ठीक है, और ये एक पाइप जैसा है, सिस्टर्न टाइप का पाइप जैसा है। ठीक है, इन मेम्ब्रेन का कनेक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट। जो मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है जैसे कि प्रोटीन और लिपिड, वो यहाँ पर पैकेज होता है और अलग अलग टारगेट में इसको भेज दिया जाता है। किसके थ्रू? ये गोल्गी अपैरेटस के थ्रू। ठीक है, इसका फंक्शन ये है, गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन ये है कि वो स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और जो प्रोडक्ट बना उसको पैकेज करके अलग अलग जगह पर भेज देगा। कभी कभी जो गोल्गी अपैरेटस है वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है और अलग अलग जगह पर भेजता है। गोल्गी अपैरेटस में लाइसोसोम्स भी बनते हैं। अब लाइसोसोम क्या होता है भाई साहब? तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है। सैक मतलब बोरा जैसा होता है, एक झोला जैसा होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, यानी कि जितना भी चीज़ें जो पचाने का है वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर वो पचता है। ठीक है, वो वेस्ट डिस्पोजल होता है एक सेल का वो वेस्ट डिस्पोजल होता है। इसका मेन काम होता है कि वो सेल को क्लीन रखे, जो भी अंट संट उसमें चीज़ें आती हैं उसको वो डाइजेस्ट करके उस सेल को क्लीन रखने का काम करता है। लाइसोसोम में कुछ खास बात होता है इसलिए वो ऐसा कर पाता है। क्या खास बात है? क्योंकि उसमें ऐसा एंजाइम होता है जो सारे जो फॉरेन मटेरियल्स है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, अब मान लो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे कि मान लो कि अगर सेल डैमेज हो गया, तो सेल डैमेज हो गया तो लाइसोसोम में फट जाएगा। लाइसोसोम जैसे फटेगा तो वो अपना सेल को ही खा जाएगा। ठीक है, इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, यानी कि उससे मटेरियल इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली फोल्डेड होता है। ये जो फोल्ड है ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और इससे बनता है एटीपी। ठीक है, एटीपी एक तरह का एनर्जी होता है, वो एटीपी यहाँ पर बनता है। अब ये एनर्जी जो है, यानी कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग एनर्जी चाहिए वो एटीपी के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ कर देता है। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में एनर्जी चाहिए, तो दौड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के थ्रू भेज देगा। ठीक है, इसलिए एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एक बात और, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का उसका डीएनए है और उसका खुद का राइबोसोम है, इसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है एटीपी के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो हम लोगों ने देखा प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड दोनों चीज़ें होती हैं, सिर्फ एनिमल सेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो प्लास्टिड दो तरह का होता है, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, वो हरा देखने में होता है। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन ऑरेंज भी हो सकता है या फिर वो येलो भी ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होता है जो कि स्टार्च या ऑयल या फिर प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारा मेम्ब्रेन रहता है जो कि स्ट्रोमा में इम्बेडेड रहता है। स्ट्रोमा में वो इम्बेडेड रहते हैं, वो स्ट्रोमा में घुसे हुए रहते हैं। ये उसी प्रकार है जैसा कि हमारा मतलब एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के तहत ही प्लास्टिड में उसका अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। अब हम लोग जानते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में भी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो बड़ा होता है और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है वो कम होता है। प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल्स है वो पूरा सेल का, मान लो ये सेल है तो उसका वैक्यूल इतना बड़ा होगा, यानी कि 50% से 90% का एरिया जो है वो वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल्स ही मिल जाता है। और हमारा एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स है उसमें बहुत सारा सेल सैप होता है और वो उस कारण से सेल को रिजिडिटी मिलता है। वो सेल जो है वो एक तरीका का दिख सकता है। ठीक है,
प्लांट सेल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर रहती है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया और कुछ प्रोटीन्स भी हो गया। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, उसमें फूड वैक्यूल्स जो है उसमें फूड आइटम्स भी रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना सेल के पास अपना अलग अलग चीज़ें, जैसे कि एक इंसान के पास अलग अलग ऑर्गन्स है, वैसे ही सेल के पास अलग अलग ऑर्गन्स है। सेल इस ऑर्गन से रिस्पिरेशन कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है, वेस्ट मटेरियल निकाल सकता है, नए नए प्रोटीन्स बना सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है, क्योंकि सेल डिवाइड होगा तभी ना एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, अब चूंकि ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेल डिवीज़न जरूरी है, ऑर्गेनिज्म को बड़ा होने में, मरने में, इंजर्ड होने में, ये सारे काम जो है वो सेल से होता है। ठीक है, अब जो सेल नए बनते हैं उसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। ये दो तरह का होता है, पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। ये देखो माइटोसिस, ये होता है मियोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? ऐसा सेल डिवीज़न का प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड करता है ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं माइटोसिस। इस प्रोसेस में हर सेल जो है वो मदर सेल होता है। ठीक है, और ये दो आइडेंटिकल डॉटर्स को जन्म देता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ देखो, ये एक मदर है। ठीक है, ये एक मदर सेल है, ये एक मदर सेल है, ये एक मदर सेल है। ये दो डॉटर सेल दे दिया, ये दो दे दिया, ये दो दे दिया और ये दो दे दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्रोथ के लिए डिवाइड हो गया। ठीक है, अब डॉटर सेल जो है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना कि मदर सेल में होगा। तो डॉटर सेल में मदर सेल के मुकाबले उतना ही क्रोमोसोम होता है, और ये क्या करता है, टिश्यू को ग्रोथ और रिपेयर करने में काम आता है। ठीक है, अब मियोसिस में क्या होता है, दो बार कंसेक्यूटिव डिवीज़न होता है। जब मियोसिस के थ्रू डिवीज़न होगा तो उसमें 4 नए सेल बनेंगे, 2 के बजाय। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये एक था, ये 2 सेल बन गया, ये एक था, ये 2 सेल बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये देखो, ये 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसी प्रकार से ये भी 1 2 3 4, इस तरह से 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव डिवीज़न होगा और ये ऐसे ऐसे बन के 4 अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि ये सेल्स जो बनेगा, इसका क्रोमोसोम इसका जस्ट आधा होगा। यानी कि अगर इसमें 2 क्रोमोसोम है तो इसमें 1 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आई थिंक सेल का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड तो ये था सेल का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सेल, एंड आपको समझ आया होगा कि क्या है सेल्स और उसके अलग अलग पार्ट। एक बात और कि आप अच्छे से ये इमेज और ये इमेज अच्छी तरीके से देख लो, एंड आप डिफ्रेंशिएट करो कि सेल वॉल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। एंड जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका कोशिश करो आंसर देने का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।